With less than 40 days left for the CLAT PG examination, there are certain mistakes that you cannot afford to commit in order to prepare for this examination. This examination is kind of crucial for you because you are preparing this examination in order to get into a PSU. Either you want to get inside a good college for pursue LLM, and accordingly either you want to get this exam for your JAG eligibility test. So accordingly, if you are any one of them, it is very important that you avoid these 5 mistakes in the next 40 days that are there for your CLAT PG examination. And in this video, we will talk about each of these mistakes in great detail. So starting with the first mistake is you need to control over your mind. See, the thing with this examination is कि यहाँ का जो examination का pattern है that is very very wild. You might come into this sort of a habit कि you are considering yourself that I have starting my preparation right now or I started 6 months ago or something like in those lines, और वहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि मेरी प्रिपरेशन में कुछ कमी है या मुझ में कुछ कमी है या शायद मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, उस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ. बिलीव मी, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें दिक्कत होती है. कोई कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी में दिक्कत है, किसी को शायद कॉन्स्टिट्यूशन में दिक्कत है, किसी को शायद इंटरनेशनल लॉ में दिक्कत है. हर इंसान किसी न किसी चीज़ के साथ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उस चीज़ को ओवर थिंक मत करिए, अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करिए. डू नॉट प्ले अपॉन योर वीकनेस. उसको बहुत ज़्यादा सोचिए मत कि मैं ये चीज़ में ख़राब हूँ तो मैं कैसे करूँगा अगर ये हो गया. उसको ओवर थिंक करने से क्या अपना आप दिमाग डिस्ट्रॉय करोगे, अपने ध्यान को डाइवर्ट करोगे. यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड. द सेकेंड पॉइंट, डू नॉट बी अ स्कॉलर. आप ये जो एग्ज़ाम है ना, आप ये एग्ज़ाम केवल एक पर्टिकुलर चीज़ को अटेन करने के लिए दे रहे हो. यहाँ पर हमें पता है केस लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ाई करते करते कि आप एक रैबिट होल में चले जाओ, कोई केस को पढ़ते हुए आपको एक लाइन ऑफ डिसीजंस मिले, आपको उसको पढ़ने लगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ ये डिसीजंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. आपको ये काम नहीं करना है. अभी जब 40 डेज बचे हैं ना, आइदर आप अभी रिवीजन कर रहे हो या फिर आप अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, आपको इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आपको केवल ब्रीफ में केसेस को पढ़ना है. आपको केवल ये देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंस्टीट्यूट आया था, इंस्टीट्यूट के अंदर क्या लिखा है, दैट इज इट. हिस्ट्री में क्या हुआ, जजेस ने क्या बोला, फैक्ट्स क्या थे, उस सब पे मत जाइएगा. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपको ध्यान रखना है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, बिकॉज इस एग्जाम में हम लोग को रिसेंट केस लॉस को पढ़ना है. थर्ड थिंग, आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है. अब होता क्या है कि जैसे आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हो तो फिर आपने मान लो आधे घंटे पढ़ाई करी. आधे घंटे पढ़ाई करने के बाद आपका मन होगा कि यार बहुत पढ़ाई कर ली, अब चलो थोड़ा ना मैं रेस्ट कर लेता हूँ, अब मैं फिर 1 घंटे बाद और दोबारा शुरू करूँगा अपना अगला स्लॉट ऑफ पढ़ाई का. ये काम आपको अवॉइड करना है. आपको बेसिकली विंडोज़ बनाने कि हाँ 3 घंटे मुझे अपने पर्टिकुलर, मान लो एक सब्जेक्ट आपने उठाया, उस सब्जेक्ट को आप 1 घंटा अपना 3 घंटा प्रॉपरली पढ़ो. ये नहीं होना चाहिए कि आपने आधे घंटे पढ़ा, फिर आपने 1 घंटा ब्रेक लिया, फिर वो 1 घंटे का 2 घंटा हो गया, फिर आपने सोचा नहीं चलो अब मैं कल करूँगा, मुझे कोई और काम याद आ गया. आपका ये एग्ज़ाम एक बार होना है, आपको बस 40 दिन मेहनत कर लेनी है. आप मेहनत कर लोगे, आप बहुत आगे निकल जाओगे बाकी लोगों से. आप ये चीज़ सोच के चलो और अकॉर्डिंगली प्रोक्रास्टिनेट मत करना. बहुत ही बड़ी फेटल फ्लॉ होती है लोगों की. कंट्रोल योर माइंड. सेकेंड थिंग, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है यहाँ पे वो ये है कि आपको जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उनको पढ़ना है. प्रॉब्लम क्या है कि आप केवल देखिए 40 डेज बचे. 40 डेज का मतलब हुआ कि आपको अब इतना टाइम नहीं है कि आप जाके हर सब्जेक्ट पढ़ो कि हाँ मैं चलो मेरे को अब लेबर लॉ भी पढ़ना है, मेरे को अब जो है आर्बिट्रेशन भी पढ़ना है, मेरे को बैंकरप्सी पढ़ना है. नहीं 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 नहीं. आपको केवल और केवल जो 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने अपनी वीडियो से बार बार चिल्ला के बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी, फैमिली लॉ और आपका कॉन्ट्रैक्ट. ये आपके 6-7 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चंस आएंगे क्लैट के अंदर, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. इनको अगर आप फोकस कर लेते हो, आपका 80 से लेकर 90% पेपर ऐसे ही कवर हो गया. आप अगर बात करते हो छोटे सब्जेक्ट्स की, जो छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आप केवल जाके केस लॉ पढ़ दोगे, आपका काम हो जाएगा, इतना कोई कठिन नहीं है. बट अभी मेजरली फोकस अपना रखिए केवल और केवल उन सब्जेक्ट्स पे जो कि इंपॉर्टेंट है. सेकेंड थिंग, नए सब्जेक्ट्स को उठाने की कोशिश मत करिएगा. अब जैसे मान लीजिए आपने पूरी प्रिपरेशन कर लिया, आप एक ऐसे इंसान जिसने कि पूरा रिवाइज कर लिया, पूरा वो कर लिया. अब आपको लगता है कि हाँ यार चलो कोई नया ऐसा सब्जेक्ट मैं पकड़ लेता हूँ जो कि थोड़ा हैवी होगा और जिसको पढ़ के मैं बहुत नंबर स्कोर करूँगा, तो वो काम मत करिएगा. वो सब्जेक्ट अगर आप पूरा पढ़ने गए या फिर उसमें अपना पूरा दिमाग आपने लगाया तो प्रॉब्लली अपना टाइम ही खराब करोगे. ऐसा मत करना. ट्राई टू स्टिक टू अ शेड्यूल. एक शेड्यूल बनाइए कि हाँ ये मेरा रिवीजन का पैटर्न है, फिर ये मेरा पढ़ने का पैटर्न है, और इस शेड्यूल को स्टिक करिए, फॉलो करिए. हर सब्जेक्ट को टाइम डिवाइड करिए कि हाँ चलो मैंने दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए एक साथ लगाए हैं, तो मैं उन दोनों सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम डिवाइड करके पढ़ूंगा, या फिर एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा फिर उसके केस लॉस पढ़ूंगा. उस पैटर्न को बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा. डू नॉट डिविएट ऑन दैट पैटर्न. थर्ड थिंग, डू नॉट ओवर एम्फेसाइज अपॉन वन सब्जेक्ट. जैसे मान लीजिए होता है क्या है कि आप अगर मान लो ज्यूरिस्प्रूडेंस में वीक हो, आप इंटरनेशनल लॉ में वीक हो, तो आपके दिमाग में आएगा कि यार क्लैट के अंदर ये सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरा सब्जेक्ट खराब है,
तो मैं इस चीज़ पे ओवर एम्फेसाइज करूँ कि मुझे इस सब्जेक्ट को तो करके ही चलना है, मैं कहाँ से कोई शॉर्टकट ढूंढ लूँ कि मुझे ये सब्जेक्ट के लिए कहीं से नोट्स मिल जाए या कुछ हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, या फिर इसके अंदर ये वाला जो टॉपिक है ये मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, इसको मैं पढ़ लूँगा तो बहुत मेरा कवर हो जाएगा। ये काम मत करिएगा, बिकॉज इससे क्या होता है ना, इससे पैनिक डेवलप होता है। पैनिक डेवलप होगा, आपके जो बॉडी है ना, आपका जो ब्रेन है वो ऐसे हार्मोन्स छोड़ेगा जो कि आपको आपके फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेंगे, ठीक है। और वो जो चीज़ होगी वो आपके लिए कहीं ना कहीं घातक है। फिर आप ये सोचोगे कि यार अब ना मुझसे पढ़ाई हो नहीं पाएगी आज के लिए, अब मैं कल ही पढ़ूंगा या मैं परसों पढ़ूंगा, इस तरीके से आप भागोगे पढ़ाई से। ये चीज़ को आपको नहीं करना। यू डू नॉट नीड टू एक्सरसाइज अपॉन वन सब्जेक्ट, कि आप वन सब्जेक्ट के ऊपर इतना ओवर एक्सरसाइज करो कि आप बाकी सब्जेक्ट्स की रिविजन को या प्रिपरेशन को छोड़ दे रहे हो। डू नॉट डू दैट मिस्टेक। आपको कई सारी चीज़ें पढ़नी है, द सिलेबस इज़ वेरी वेरी वाइड। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी अप्रोच को स्ट्रीमलाइन करो, शेड्यूल के साथ स्टिक करो, एक सब्जेक्ट के ऊपर ओवरसाइज मत करो, बिकॉज ये एक मिक्स बैग है पूरा। आपका जो पूरा सिलेबस है इट इज़ अ मिक्स बैग। इसमें एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप एक सब्जेक्ट को उतने अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे, अगर आपको लगता है वो कमज़ोर है, तो फिर आपका मतलब ये नहीं होगा कि आपका पूरा एग्जाम ही बर्बाद हो गया। डू नॉट डू दैट। अब आते हैं थर्ड आपके पॉइंट पे, नोट मेकिंग इज की। यहाँ पे सिंपल से पॉइंट इतना है कि जैसे आप बना रहे हो नोट्स, तो आपको नोट्स जो बनाने हैं ना उसमें आपको बहुत सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है एक एक चीज़ की। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं केस लॉस की, आप अगर मान लो बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्रिपेयर करते करते आपके पास नोट्स अभी अच्छे खासे होंगे, आपको केवल रिवीजन करना है, तो आप रिवीजन पे फोकस करिए। बट वो इंसान जो कि अभी अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर रहा है, वो रिसेंट केस लॉस अभी पढ़ना शुरू कर रहा है, आपके लिए बेस्ट पता है चीज़ क्या होगी? यू नीड टू डू वन थिंग। आपको बेसिकली जाना है नेट पे, खोलना है जो भी केस आपको पढ़ना है, और उस केस के अंदर जुड़े हुए 4-5 डिटेल्स को पकड़ लेना है कि जज ने क्या बोला, बेसिकली रेशियो क्या था, उसके बाद कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप हमारी 45D की प्रिपरेशन वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर लास्ट पार्ट में हमने अच्छे से बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है केस लॉ में नोट करने के लिए। वो चीज़ आप जरूर देखिएगा, और केवल उसी चीज़ के आप नोट्स की प्रिपरेशन, आप केवल नोट्स बनाइए। और करिएगा ये कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नोटबुक अगर है, तो उस नोटबुक के अंदर मान लीजिए अगर आप केस लॉज नोट कर लो, मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पहला केस इतने इसमें आना चाहिए, दूसरा केस इतने में आना चाहिए, और तीसरा केस इतने में आना चाहिए। मतलब एक पेज में 3 केसेस आने चाहिए अकॉर्डिंगली। ऐसे नोट्स बनाइएगा, उससे ज़्यादा मत जाइएगा। ये 4 शीट का अगर आप नॉर्मल मान लेते हो, तो इससे ज़्यादा बड़े नोट्स आपको ज़रूरत नहीं है केसेस को कवर करने के लिए। और कोशिश करिए कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी केसेस को कवर करिए, बिकॉज कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर उस कवर करने के बाद उसको बार बार रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंगली इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जिन चीज़ों पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस चीज़ के बारे में हम लोगों ने बात, अब जैसे मैंने आपसे करा, केवल उन चीज़ों पे आप फोकस करो, और नोट मेकिंग केवल उन्हीं चीज़ों को करो। आप एक्सप्लेनेशन में मत जाना, डिटेल एक्सप्लेनेशन मत लिखना। जितना भी लिखना केवल अपनी मेमोरी में एक माइंड मैप करने के लिए लिखना। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो हिंदी का इस्तेमाल करिए, इंग्लिश का इस्तेमाल मत करिए, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जो कोर्ट की लैंग्वेज होती है ना, जजमेंट की, दैट लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आपने जजमेंट पढ़ा, आपने उठा के वही लैंग्वेज उठा के छाप दिया। अब यार उससे क्या होगा ना, उससे आप जब दोबारा उस चीज़ को पढ़ोगे, तो उस टाइम में जब आपने पढ़ा तो आपको याद था कि हाँ ये कठिन वर्ड्स का क्या मतलब है, लेकिन जब दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप ना जब नोट मेकिंग कर रहे हो, तो आप उसको अपनी भाषा में सिंपल हिंदी में लिख लो, ठीक है। हिंदी में लिख के उसको समझ लो, या फिर आपकी जो भी नेटिव टंग है उसमें लिख के आप उसको लिख लो। आपका मेन पर्पज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कहा क्या गया स्टेट्यूट के बारे में। डजेंट मैटर कि कितनी क्लिष्ट इंग्लिश यूज़ की थी, क्या की थी, अगर आपको पता है ना, तो वो आप चीज़ पढ़ के आंसर कर लोगे जब क्वेश्चन में आएगा। बिकॉज आपको यहाँ पे रिटन पेपर नहीं देना है, आपको यहाँ पे रटना नहीं है, आपको केवल क्वेश्चंस को यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आप मान लीजिए अभी परेशान है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास अभी जॉब के भी मुझे प्रिपरेशन करनी है, मैं अपने जॉब के साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या फिर मान लीजिए आप कॉलेज में हो, आपको डिसर्टेशन भी देनी है, या बाकी चीज़ है, या फिर आपको केस लॉज ढूंढने में दिक्कत हो रही है, कुछ भी है, देन आप हमारे पास आ सकते हैं। बिकॉज हम लोग आपकी इस लास्ट मिनट में प्रिपरेशन में पूरी हेल्प कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग यू विद हाई क्वालिटी 22 मॉक पेपर्स। इन मॉक पेपर्स के अंदर हर जो आपका केस लॉ हो सकता है पॉसिबल फॉर क्लैट पीजी हमने कवर करा है। डिटेल ओरिएंटेड मॉक पेपर्स हैं, इसके अंदर सारे के सारे जो आपके आंसर्स हैं वो हम लोग सारे के सारे मेंशन करें हैं। साथ ही हम लोग वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट केस लॉज, और जो वीकली अपडेट्स है फॉर द केस लॉज वो सब हम लोग दे रहे हैं। साथ में जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है क्लैट पीजी 2021 का, हम लोग एग्जैक्टली उसी को फॉलो कर रहे हैं। और हम लोग बेसिकली रिसाइकिल भी नहीं करते हैं क्वेश्चंस की, हमारी आदत नहीं है कि हम लोग लास्ट ईयर के पेपर उठाएं या किसी और एग्जाम के पेपर उठाएं, उसके उठा के रिसाइकिल करें। ऑल आर पेपर्स आर मेड आफ्टर ग्रेट एंड एग्जॉस्टिव रिसर्च। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको मदद चाहिए आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में, तो आप जरूर हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स में। ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, इफ़ यू वांट यू कैन। अब बात करते हैं आगे अगले पॉइंट की। जो आपका अगला पॉइंट है वो ये है कि यू नीड टू रीड इंपॉर्टेंट केस लॉज।
पॉइंट ये होता है कि जब आप केस लॉज को पढ़ते हो तो आपको ये तो पता है कि हाँ मुझे केस लॉ पढ़ना है, लेकिन उस केस लॉ में मुझे क्या पढ़ना है या कैसे मुझे केस लॉ ढूंढना है उसकी हम लोग बात करते हैं। आपको उन केसेस पे डील करना है जो कि किसी इंपॉर्टेंट स्टेट्यूट के साथ डील कर। स्टेट्यूट का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए के नजीब का केस हो गया, यूएपीए एक्ट के अंदर उसमें आया बातें, ठीक है। ये फिर आप जैसे मान लीजिए जरनैल सिंह की बात कर लो, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 15 क्लॉज 6 का आपका यहाँ पे रहा, ठीक है। रिजर्वेशन प्रमोशन का पूरा इसमें दिया गया, आर्टिकल 15 का 15 क्लॉज 6 5 मैंने गलत बोल दिया सॉरी, बट रिजर्वेशन प्रमोशन का पूरा यहाँ पे जजमेंट दिया गया। वो पर्टिकुलर केस किस स्टेट्यूट से डील कर रहा है, क्या उसमें बातें कही जा रही है, वो पूरा केस आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट काइंड ऑफ केस दैट यू नीड टू रीड। सेकंड टाइप, अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फाइल करी गई है कोर्ट के द्वारा, उन्होंने कहा कि हाँ चलो ये चीज़ है इस पर्टिकुलर उसमें हमें ये देना, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस के दौरान कई सारे केसेस हैं जहाँ पे गाइडलाइंस दिए गए, कई चीज़ें रहती हैं जो कि कोर्ट बोलती है। फिर मान लीजिए जैसे बेल का केस हुआ, तो बेल के अंदर कई बार कोर्ट क्या करती है कि गाइडलाइंस देगी कोर्ट को कि हाँ भाई हाई कोर्ट का ऐसे फॉलो करना है, ऐसे फॉलो नहीं करना है। जैसे आप 482 में एक जजमेंट आया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट है उसको ये चीज़ें फॉलो करनी वाइल यूजिंग देयर इनहेरेंट पावर। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं इनमें जो गाइडलाइंस होती हैं वो आपको थोड़ा सा देख के चलना है। उसके बाद थर्ड थिंग, यू हैव टू रीड द अमेंडमेंट्स। जितने भी अमेंडमेंट्स, एंड आई मीन जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं इन 2021 एंड 2022, उसको आपको पढ़ के जाना है, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट की हो। आप मेरी उन सारी बातों को ओवर रूल कर दीजिए कि सर आपने कहा था कि केवल 7 सब्जेक्ट पढ़ने या क्या करना है, पर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, चाहे वो यूएपीए हो, चाहे आपका लेबर लॉ हो, चाहे जो सब्जेक्ट हो, अगर उसके अंदर अमेंडमेंट आया है तो उस अमेंडमेंट को तो जरूर पढ़ के जाइएगा, बिकॉज अमेंडमेंट पे क्वेश्चन जरूर आता है। ये क्लैट का पेट काम है, अमेंडमेंट पे क्वेश्चन जरूर देंगे, तो अमेंडमेंट को जरूर पढ़ के जाइएगा। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ऐसे केसेस जो कि अमेंडमेंट को कवर करते हैं उन केसेस को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो केस जरूर आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एम्फसाइज अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ केस लॉ। अगर मान लो कि ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जिसपे कि कोर्ट एम्फेसिस दिए, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग ने पिछली वीडियो में केस डिस्कस करा था जिसमें कि आर्टिकल 14 को लेके उन्होंने बात कही कि कैसे आपका जो आर्टिकल 14 होता है उसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे फॉलो होना चाहिए। अगर आपको इस तरीके का केस मिल रहा है जहाँ पे कोर्ट ने इस तरीके से ओपिनियन दी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस ओपिनियन को क्लैट क्या करेगा, लेगा, उसका एक सीधे पैराग्राफ बना देगा और उस पैराग्राफ के साथ उठा के दे देगा 6 क्वेश्चन जो कि आपको पैराग्राफ पढ़ के आंसर करना है। तो अगर आप ऐसे केसेस को पढ़ रहे हो जो कि इंपॉर्टेंस, जो आपकी केस लॉज की इंपॉर्टेंस को बेसिकली दे रहा है, किसी लॉ की इंपॉर्टेंस पे दे रहा है, कोई कमेंट्री हो रही है, वो जरूर पढ़िएगा। फिर आते हैं हमारे फाइनल पॉइंट पे। जो भी जजमेंट आपको पढ़ना है वो जजमेंट आपको पढ़ना है ब्रीफ में। ये गलती मत करिएगा कि आप चले जाओ और उठा के पूरा जजमेंट खोल के बैठ जाओ। जैसे मैंने आपसे कहा, यू आर नॉट अ स्कॉलर। आप यहाँ पे जो एग्जाम दे रहे हो ना, ये आप एग्जाम केवल एक ऑब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करने के लिए दे रहे हो। तो अकॉर्डिंगली जो भी जजमेंट आप पढ़ रहे हो उसको ब्रीफ में पढ़ो। आपको नेट पे जाओगे, एससी ऑब्जर्वर हो गई, एससीसी ऑनलाइन हो गया, लिव लॉ हो गया, मान लीजिए पेड है तब भी, उन पे जाके आपको हर चीज़ का ब्रीफ मिल जाएगा। ब्रीफ को पढ़िए, ब्रीफ को पढ़िए। ब्रीफ के अंदर कई चीज़ें तो आपके पहले से ही करके आपके लिए रखी हुई है, सब कुछ परोस के रखा हुआ है थाली में। बस आपको वहाँ पे जाके उस थाली को ग्रहण करना है। आपको खुद जाके किचन में खाना नहीं बनाना है, खाना पहले से आपके लिए बना हुआ है। बस चीज़ क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि किस खानसामे के पास जाना है और किस तरीके से आपको उसके साथ नेगोशिएट करके उस चीज़ को लेना है। ये मेन चीज़ होती है। तो अकॉर्डिंगली केस लॉ ब्रीफ के ऊपर ध्यान दीजिए। सेकंड थिंग, आपकी सेकंड थिंग, मेनली फोकस अपॉन द जजमेंट्स ऑफ 2021 एंड 2022। सिंपल सी बात है, जो पेपर जब आया था, पेपर के अंदर लास्ट ईयर जब इन्होंने एग्जाम करवाया, कंडक्ट करवाया, इन्होंने जब 2021 के अंदर आप जुलाई में पेपर ले रहे हो, इस बार जून में पेपर होने वाला है, आपने 2021 के केसेस पूछे, आपने 2020 के केसेस पूछे। मेजरली आपकी यही काम करा गया है। तो आप जो भी केसेस पढ़ रहे हो ऐसे, जो कि केवल ऐसे केसेस जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि रिसेंट टाइम्स में आए जा रहे हैं, जिनमें कि कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट कवर हो। मैं लैंडमार्क केसेस की बात नहीं कर रहा, जैसे मान लीजिए जरनैल सिंह का हो गया या फिर आपका जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल का केस हो गया, इस टाइप के लैंडमार्क जजमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ उन केसेस की जो कि छोटे मोटे हैं, जिनको कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उनको आप केवल 2021 और 2022 के लिए ही पढ़िएगा। थर्ड थिंग, ऑब्सक्योर सब्जेक्ट जितने भी आपके, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, जितने भी ऑब्सक्योर सब्जेक्ट्स हैं ना आपके, जैसे आपका बैंक्रप्सी हो गया, कंपनी लॉ हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, लेबर लॉ हो गया, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स के अंदर आप क्या करो, आप जाओ, आप सर्च करो कि इनका इंपॉर्टेंट आपका जजमेंट कौन सा आया था, और उस जजमेंट के अंदर जो जो स्टेट्यूट डील करा गया उस स्टेट्यूट का आप केवल पढ़ लो। मेजोरिटीली आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज उसके आगे क्लैट अगर पूछने जाएगा भी ना, तो फिर मैं कहीं नहीं सकता, फिर मैं क्या ही बोल सकता हूँ कि अगर क्लैट ऐसा तक कुछ कर देता है, देन इट्स बेसिकली कि मैंने जैसे आपसे कहा कि आपको केवल 108 नंबर के पेपर को अटेम्प्ट करना है। 1, 2, 3 पैराग्राफ ऐसे आएंगे जिसपे कि आपका कोई बस नहीं होने वाला। अगर आपने 5 साल में मान लो किस्मत से वो चीज़ पढ़ी होगी तो चलो मान लो आपने उसको आंसर कर लिया, बट अगर आपके पास वो चीज़ का आंसर नहीं है तो फिर आप उस पार्ट पे फोकस करो जो कि आपको आता है।
तो अकॉर्डिंगली आप केवल उन सब्जेक्ट्स पर फोकस करो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके सब्जेक्ट्स के लिए केवल केस लॉ पढ़ लो, दैट विल बी मोर देन इनफ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो अकॉर्डिंगली इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और शेयर करने के बाद इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो कि अकॉर्डिंगली क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको किसी पर्टिकुलर केस का एनालिसिस चाहिए तो हम लोग एनालिसिस के लिए वीडियो बना सकते हैं अकॉर्डिंगली। और एल्गोरिथम को पता चलता रहे कि आप लोग की वीडियोस पसंद आई तो ज़रूर, जैसे मैंने आपसे कहा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय।